नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था रोहित यहाँ पर अभी इस भीमेश्वरी गांव में पहुंच जाता है। रिया जैसे ही दरवाजे पर किसी शख्स को देखती है जिसके चेहरे पर मास्क था तो उसकी आंखों में अपने लिए अपने डैड जैसा प्यार देखकर अब वो उसे पहचान जाती है और वो जल्दी से रोहित को हक कर लेती है। इधर रोहित जैसे ही अंदर आता है तो वो यहाँ पर अवंतिका, हालांकि खुद अनिका की नानी माँ थी, लेकिन वो किंग की पदवी का सम्मान करते हुए उन्हें ग्रीट करती है, जिसे देखकर रोहित उसे रोकना तो चाहता था, लेकिन वो जानता था कि वो बस किंग की पदवी को ही इस तरह से सिर झुका रही है, इसलिए वो यहाँ पर उन्हें ना रोकते हुए अंदर आ जाता है। तो इधर वो यहाँ पर चारपाई पर बैठ जाता है। जैसे ही रोहित चारपाई पर बैठता है तो रिया भी रोहित के बगल में आकर बैठ जाती है और रोहित को हक करते हुए ही कहती है, डैड, मॉम कहाँ पर हैं? क्या वो मुझे मिस नहीं कर रही हैं जैसे जैसे मैं उन्हें मिस कर रही हूँ? रिया की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, आपको सभी सच कहूँ तो रिया बहुत ही मिस कर रहे हैं। मैंने भी आपको बहुत मिस किया है, आपकी मॉम भी कर रही है और आपके दोनों भाई भी, इसलिए तो डैड आपको यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। ये अपने डैड की ये बात सुनते ही रिया के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है कि फाइनली वो अब अपनी पूरी फैमिली से मिलेगी। और अब वो यहाँ पर ये बात सुनने के बाद वो अब अपनी ब्यूटीफुल लेडी को देखने लगती है। तो वहीं अवंतिका भी अब तक रोहित के लिए एक प्लेट में उपमा डाल कर ले आती है और रोहित को उपमा देते हुए ही कहती है, ये लीजिए किंग, आप पहले नाश्ता कीजिए, मैं आपके लिए तब तक चाय लेकर आती हूँ। अवंतिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, प्लीज़ प्लीज़ आप ये सब मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। रोहित की ये बात सुनते ही अवंतिका कहती है, ये मेरा काम है, आप प्लीज़ खाइए ना, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं आपकी हैसियत को देखकर बस अपना काम कर रही हूँ, इसलिए प्लीज़ आप मुझे मेरे काम करने से मत रोकिए, मुझे ये करके अच्छा लग रहा है। इधर अवंतिका की ये बात सुनते ही रोहित भी अब यहाँ पर अवंतिका द्वारा दिया हुआ वो उपमा खाने में बिजी हो जाता है। तो वही अवंतिका रोहित के लिए चाय तब तक बनाकर लेकर आ जाती है। जैसे ही अवंतिका चाय बनाकर लेकर आती है तो वो रोहित से कहती है, कहिए किंग, आपके यहाँ आने का मकसद क्या है? किस किस काम से आप यहाँ पर आए हैं? अवंतिका की इस बात पर रोहित कहता है, रानी साहिबा, मुझे आपसे एक दिन की परमिशन चाहिए। वो क्या है ना, मैं रिया को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, बस एक दिन के लिए, अगर आपकी परमिशन हो तो। रोहित की ये बात सुनते ही अवंतिका कहती है, किंग, मुझे नहीं लगता कि रिया को आप यहाँ से नहीं लेकर जा सकते हैं। इस बात पर अब रोहित कहता है, देखिए, मैं बस एक दिन की ही परमिशन चाहता हूँ, मैं खुद रिया को एक दिन के बाद वापस यहाँ पर छोड़ जाऊँगा, इट्स अ रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर रोहित की इस बात को सुनकर अब अवंतिका कहती है, देखिए किंग, मैं आपको मना नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि सच कहूँ तो मना करते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं रिया को आपको यहाँ से नहीं लेकर जाने दूंगी। अवंतिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, मैं आपको स्वॉर्ड फाइटिंग के लिए चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप रिया को यहाँ से नहीं लेकर जाने देना चाहती तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, इसलिए आपको अब मेरे साथ तलवारबाजी में तलवार से फाइट करनी होगी। रोहित ने यहाँ पर सीधे सीधे ही अवंतिका को ललकार दिया था। अब रोहित की इस बात पर अवंतिका कहती है, ऐसा क्यों? क्या हमसे कोई गलती हुई है क्या किंग? अवंतिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है कि आपसे कोई गलती हुई है, मैं एक पिता की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये सुनते ही अवंतिका कहती है, रिया क्या चाहती है? क्या रिया आपके साथ जाना चाहती है?
रानी अवंतिका की बात को सुनने के बाद रोहित अब यहाँ पर सवालिया नजरों से अब रिया की तरफ देखने लगता है कि उसने इस बारे में रिया से तो पूछा ही नहीं, क्योंकि रानी अवंतिका बिल्कुल सही कह रही है। इसलिए जब रोहित रिया की तरफ देखता है तो वहीं रिया भी यहाँ पर रोहित को कोई भी जवाब नहीं देती, बल्कि वो यहाँ पर अपने सिर को नीचे झुका लेती है। रिया को इस तरह से सिर को झुकाता हुआ देखकर अब रोहित भी समझ जाता है, लेकिन अब वो यहाँ पर अब उससे कहता है अगर क्या रिया आप नहीं जाना चाहती। तो इधर अपने डैड की ये बात सुनकर रिया अवंतिका की तरफ देखती है और कहती है, ब्यूटीफुल लेडी, अगर आप मुझे यहाँ से जाने की परमिशन नहीं देंगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। बट मैं बस एक बार अपनी फैमिली से मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली की बहुत याद आ रही है। इसके बाद आपका जो भी डिसीजन होगा मुझे वो मान्य होगा। रिया की ये बात सुनते ही अवंतिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, लेकिन फिर भी वो अब रोहित के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए ही कहती है, चलिए मिस्टर किंग, मैं आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ, इसलिए चलिए मैदान में आइए। अब अवंतिका की ये बात सुनते ही रोहित भी अब अपनी जगह पर से उठकर खड़ा हो जाता है और रोहित अब यहाँ पर स्ट्रेचिंग करने लगता है। तो वहीं रिया तो बस बड़ी बड़ी आंखों से बस सामने ही देख रही थी, क्योंकि उसके सामने अब जो भी कुछ हो रहा था या जो कुछ होने वाला था उसे देखकर रिया खुद हैरान थी, क्योंकि आज उसके डैड उसकी ब्यूटीफुल लेडी के साथ फाइट करने वाले थे। तो इधर दूसरी तरफ दिल्ली में मारवा हाउस में यहाँ पर सभी के चेहरे पर ही टेंशन साफ साफ दिखाई दे रही थी। जिस किसी को भी देखो वही परेशान दिखाई दे रहा था। इधर सुहासिनी मारवा अपने बेटे से कहती है, हंसराज बताओ मुझे आयशा कहाँ है, तुमने अपने मुंह को बंद क्यों किया हुआ है। यहाँ पर सुहासिनी मारवा बड़े ही गुस्से से अब हंसराज की तरफ देख कर कह रही थी। इधर अपनी माँ की इस बात पर अब हंसराज मारवा कहते हैं, माँ आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही हैं? अरे मेरा यकीन कीजिए, मैंने कहा है ना कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे आयशा के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इवन मैंने तो बहुत समय से उसे देखा भी नहीं है। हंसराज की ये बात सुनते ही पंकज मारवा कहते हैं, अरे भैया, हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन उस बूढ़े को कौन समझाए। हम जानते हैं कि आपने कुछ भी नहीं किया है, आपने आयशा के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये है ना कि उस खड़ूस को कौन समझाएगा, क्योंकि वो तो यहाँ पर हमें सीधा धमकी देकर गया है। उसकी बात तो हम सभी के गले में एक फंदा सी बनी हुई है, क्योंकि उसकी पावर के बारे में तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं ना। अब पता नहीं वो क्या करेगा। अगर उसे उसकी बेटी आयशा नहीं मिली तो सच में ये हम सब के लिए एक फांसी का फंदा बन जाएगा। अपने भाई की ये बात सुनते ही हंसराज मारवा कहते हैं, सच कहूँ तो मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर वो बुढ़ा मेरे ही पीछे क्यों पड़ा हुआ है। अरे उसे मुझ पर ही क्यों शक है, क्योंकि आयशा को किडनैप किसी और ने किया है, लेकिन वो ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसका तो सीधा शक मुझ पर ही जा रहा है। क्या सिर्फ एक मैं ही आयशा का दुश्मन हूँ। अब हंसराज की ये बात सुनते ही पंकज मारवा कहते हैं, भैया आप अपने पिछले सारे कांड भूल गए हैं क्या? हाँ, आप ये सब कैसे कह सकते हैं? मुझे लगता है कि आपके पिछले कांडों की वजह से ही वो यशपाल अग्रवाल अब आपके ऊपर शक कर रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से जो आपने आयशा के साथ किया है वो बिल्कुल भी तो सही नहीं था। क्या आप भूल गए, जब आप उससे शादी नहीं करना चाहते थे तो तब आपने उसके साथ क्या क्या किया है, इवन शादी के बाद भी। अब अपने भाई की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर अब वरुण मारवा बीच में बोलते हैं और कहते हैं, चाची जी, हमें उन्हें ये प्रूफ अब देना होगा कि जब आयशा भाभी का किडनैप हुआ था तब हंसराज भैया अपने किसी काम में बिजी थे, क्योंकि जब तक हम उन्हें प्रूफ नहीं देंगे तब तक शायद वो हमारी बात को नहीं मानेंगे। क्योंकि अगर हंसराज ने आयशा को किडनैप नहीं किया है
तो फिर वो कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे और हम उन्हें रोक भी नहीं पाएंगे। इसलिए बस किसी भी तरह से हमें उन्हें यकीन दिलाना होगा। इधर वरुण की इस बात को सुनकर तो अब सुहासिनी मारवा कहती है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये कहते हुए ही अब यहाँ पर सुहासिनी मारवा अब आगे कहती है, हंसराज, आयशा मिले या ना मिले, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं। लेकिन हाँ, मुझे मेरा बेटा बेगुनाह चाहिए। और ये कहते हुए ही सुहासिनी मारवा अब अपनी जगह से उठकर अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं अब तक हंसराज मारवा भी ऊपर देखकर अब यूनिवर्स को ही थैंक यू बोल रहा था कि फाइनली उसकी माँ ने तो उसके ऊपर यकीन किया, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर सबसे ज़्यादा हंसराज मारवा ही फंस गया था। उसे अपनी ही फैमिली पर अब अपने लिए ट्रस्ट बनाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसने पहले जो कुछ भी काम किए हैं उसे देखकर सुहासिनी मारवा अब उसके ऊपर रत्ती भर भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज अपनी माँ का इस तरह से अपने ऊपर ट्रस्ट देखकर अब वो यहाँ पर बहुत ही खुश होते हैं। तो इधर दूसरी तरफ पेरिस में यहाँ पर राजमहल में इधर अपने ही रूम में बैठी हुई रालिशा अपनी ही सोच में थी। तभी अचानक से उसे कुछ याद आता है और जैसे ही उसे याद आता है तो वो जल्दी से अपने फ़ोन को निकालती है और उसमें ईमेल ऐप को ओपन करने के बाद अब वो अपनी ईमेल को ओपन करती है। और इधर अनिका को एक ईमेल टाइप करते हुए ही लिखती है, आपका काम हो गया है और आपने जो भी हमसे करने के लिए कहा था वो कर दिया है। मयूर और उसका कैलाश अधिकारी के घर पर सेफ है और हाँ, हमारे कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी उनके घर की प्रोटेक्शन में है। और अंजलि मल्होत्रा, यू नो व्हाट आई मीन। अब यहाँ पर अपने मैसेज को इतना लिखने के बाद आलिशा भी इस मेल को अब अनिका को सेंड कर देती है और इसे सेंड करने के बाद अब अपने मन में सोचती है, आई होप दिस प्लान इज वर्क। वैसे हमारी सोच से काफ़ी इंटेलिजेंट है अनिका, क्योंकि जितना हमने सोचा था उससे कहीं आगे की दूर की सोच रखती है। सच में काबिले तारीफ है। मैंने जिस रिस्क को सच में बस सोचा ही था, अनिका ने तो उससे पहले ही उसकी पूरी की पूरी तैयारी कर ली और उसने सबसे पहले सबको ही सेफ पैलेस पर भेज दिया। इधर राजमहल में अपने ही रूम में बैठी हुई आलिशा ये सोच ही रही थी, तभी अब उनके रूम का दरवाज़ा अब नॉक होने लगता है। जैसे ही नॉक होने की आवाज़ उसके कानों में जाती है तो वो सबसे पहले अपने फ़ोन को साइड टेबल पर रख देती है और अब वो जल्दी से सोफे से उठकर जब दरवाजे की तरफ बढ़ती है उसे खोलने के लिए। और जब कुछ समय के बाद जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो उसके कमरे के बाहर यहाँ पर धनंजय पीरामल खड़े हुए थे। अपने मामा को यहाँ पर अपने कमरे के सामने देखकर अब आलिशा कहती है, मामा जी आप यहाँ पर, आपको हमसे कुछ काम था क्या? आलिशा की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, बेटा वो मुझे कुछ ज़रूरी काम है इसलिए मैं अभी राजमहल से जा रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊँगा। वो क्या है ना कि सेफ्टी को देखते हुए मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में आपको अपडेट दे देना चाहिए ताकि मेरी एब्सेंस में तब तक आप यहाँ पर सब कुछ संभाल सकें। धनंजय की इस बात पर आलिशा कहती है, मामा जी आप कमांडर इन चीफ के साथ ही यहाँ से जाइएगा, हम आपको इस तरह से अकेले बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय में जो कुछ भी हुआ है उसे देखते हुए अब हम आपकी सिक्योरिटी को लेकर किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते हैं। आलिशा की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, बेटा मेरी बात तो सुनो। इधर धनंजय की इस बात को बीच में काटते हुए अब आलिशा कहती है, नहीं मामा जी, मैं आपकी सिक्योरिटी को लेकर कुछ भी नहीं सुन सकती। मैं आपकी सिक्योरिटी को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकती हूँ। हमें प्लीज़ माफ़ कीजिएगा इसके रिगार्डिंग। आलिशा की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अच्छा बाबा ठीक है, मैं मना नहीं करने वाला हूँ, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। और इधर ये सुनते ही आलिशा भी कहती है, वैसे आप चाहें तो हम छोटे मामा को भी आपके साथ भेज सकते हैं, क्योंकि
मैं सच में फिर से यही बात कहूँगी, अगर छोटे मामा आपके साथ रहेंगे तो आप दोनों एक साथ होगे और सच में कोई भी आपको कुछ नहीं कर पाएगा। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, नहीं नहीं आलिशा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मैं लेट हो रहा हूँ, इसलिए अच्छा तो मैं चलता हूँ। और वैसे भी अगर मैं महेंद्र के साथ गया तो मेरा आधा दिमाग तो वो वैसे ही चाट जाएगा। धनंजय की ये बात सुनते ही आलिशा कहती है, ठीक है मामा जी, आराम से जाइएगा, वैसे आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं आज। आलिशा की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल अब आलिशा के सिर पर अपनी एक टपली मारते हुए कहते हैं, बस कर शरारती लड़की, हाँ कुछ भी कहती रहती है। और ये कहते हुए ही वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो इधर यहाँ पर आलिशा उन्हें बस जाते हुए ही देख रही थी कि तभी उनके कानों में भी यहाँ पर प्रिंसेस लतिका की आवाज़ आती है, जो कि कह रही थी, रानी माँ इधर। रानी माँ शब्द सुनते ही आलिशा अब लतिका के रूम की तरफ जाने लगती है। आलिशा जैसे ही अब उनके रूम के पास जाती है तो लतिका तो उनके पास ही आ रही थी। इधर अपनी रानी माँ को अपने सामने देखकर लतिका कहती है, रानी माँ हमें पिंकी से मिलने के लिए जाना है, हमारा बहुत ही मन कर रहा है पिंकी और उसके भाई से मिलने का। लतिका की ये बात सुनकर अब आलिशा कहती है, लेकिन क्यों बेटा? इस बात पर अब लतिका कहती है, हम सच कहें तो हमें अपनी बेस्ट फ्रेंड रिया की बहुत ही याद आ रही है रानी माँ। अरे कितना समय हो गया है हमें हमारी बेस्ट फ्रेंड से मिले हुए, इवन उनसे तो अब मेरी बात भी नहीं हो पा रही है। लतिका की ये बात सुनते ही आलिशा कहती है, हम समझ सकते हैं आप सभी बच्चों को एक दूसरे से मिले सच में काफ़ी वक्त हो गया है ना, तो शायद इसीलिए ही आप एक दूसरे की याद तो आएगी ही। इसलिए एनीवे हम एक काम करते हैं, आपकी अनिका मासी से इसके बारे में बात करते हैं, अगर वो रेडी हो जाएगी तो हम और आप दोनों ही अपने भाई और बहन से मिलेंगे, हम आपको खुद ही लेकर जाएंगे। इधर ये सुनते ही लतिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसकी रानी माँ ने उसे आश्वासन दे दिया था कि वो आर्यन, अलेक्जेंडर, रिया इन सब से मिल सकती हैं। और अब वो कहती है, पक्का प्रॉमिस न रानी माँ। लतिका की इस बात पर अब आलिशा में अपने सिर को हिला देती है। इधर अपनी रानी माँ से बात करने के बाद लतिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो खुशी से अब अपने रूम में अपनी स्टडी के लिए चली जाती है। तो यहाँ आलिशा अब अपने मन में सोचती है, सच में कितना उत्साह है बच्चों ने, एक दिन के एंजॉयमेंट तो ये सभी डिजर्व करते ही हैं। सच में कितना समय हो गया है बच्चों को मिले हुए। हम एक काम करते हैं, पेरिस के फेमस वाटर पार्क जाने का हम प्लान करते हैं। आई एम श्योर कि बच्चे भी वहाँ पर जाने के बाद खुश हो जाएंगे। जब सारे ही बच्चे वहाँ पर एक दूसरे से मिलेंगे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। और वैसे भी कितने लंबे समय तक बच्चे बस अपने अपनी जगह पर मानो कैद से हैं। और हम बड़ों का भी ये सब देखकर मूड ठीक हो जाएगा। सबसे पहले हमें इस बारे में एक बार अनिका से बात कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही हम इसके आगे का कुछ भी प्लान बना सकते हैं। यही सोचकर आलिशा अब अनिका के फ़ोन पर अब फिर से एक मैसेज ड्रॉप करती है, जिसमें वो लिखती है, अनिका कॉल मी व्हेन यू आर फ्री। और इस मैसेज को टाइप करने के बाद वो इसे अनिका को सेंड कर देती है। इधर अब यहाँ पर इसे ड्रॉप करने के बाद आलिशा के कानों में भी यहाँ पर कुछ आवाज़ें आती हैं। वो जैसे उन आवाज़ों का पीछा करती है तो वो यहाँ पर अब सीधा ही महेंद्र पीरामल के रूम के पास आ जाती है, क्योंकि आवाज़ें उसे उसी के कमरे से आ रही थी। पहले तो वो दरवाजे को नॉक करती है और कुछ ही देर का वेट करती है कि कोई तो अंदर से दरवाजे को खोलेगा। लेकिन जब अंदर से दरवाज़ा नहीं खुला तो वो यहाँ से बाहर को दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, क्योंकि महेंद्र पीरामल के कमरे से आवाज़ों को सुनकर अब आलिशा को भी चिंता होने लगी थी कि उसके मामा जी ठीक है या नहीं। तो इधर जैसे ही वो यहाँ पर बाहर से जब दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है तो फाइनली अब दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो रानी आलिशा अब दरवाजे के अंदर आ जाती है। जब वो मामा जी बोलकर अंदर आती है तो सामने बैठे हुए महेंद्र पीरामल को देखकर तो अब अचानक से खुद आलिशा के ही चेहरे की अचानक से चीख निकल जाती है। इधर जैसे ही रानी आलिशा के मुंह से चीख निकली तो उनकी इस आवाज़ पूरे ही राजमहल में मानो गूंज रही थी। इधर बूढ़े किंग के पैलेस में
अब तक आयशा यहाँ पर अपने रूम में मिरर के सामने बैठी हुई थी और स्वाति मल्होत्रा खुद आयशा को आज अपने हाथों से रेडी करने की कोशिश कर रही थी। रेडी होते हुए भी यहाँ पर आयशा स्वाति से कहती है, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया है स्वाति? मेरा मतलब है कि मैं कभी इस तरह से तैयार नहीं होती हूँ। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई यहाँ पर 20-21 साल की लड़की हूँ। अरे इतना सब तो 20-21 साल की लड़कियाँ भी नहीं करती। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, ओफो आयशा, तुम तो अनिका के ही जैसी हो, क्योंकि अनिका भी इन चीज़ों से हमेशा दूर भागती है। इधर अनिका का नाम सुनकर तो अब आयशा कहती है, वैसे मेरी वजह से अनिका को सच में ज़्यादा चोट लगी थी, क्योंकि अनिका का नाम याद आते ही अब उसे वही सब चीज़ें याद आ जाती है जब से आयशा काफ़ी पैनिक कर रही थी और वो पीछे हट रही थी। तब अनिका ने पीछे से आके उसे पकड़ लिया था, इसलिए अनिका के खुद पाँव में कांच चुभ गए थे। आयशा की इस बात पर स्वाति कहती है, हाँ आयशा, चोट तो लगी थी, लेकिन वो क्या है ना, सबके प्यार ने उसकी चोट को ठीक कर दिया है। स्वाति की ये बात सुनते ही आयशा कहती है, वो तो मुझसे नाराज होगी ना स्वाति, क्योंकि मैंने उस समय सच में मैं इतना पैनिक हो गई थी ना, वो पता नहीं क्या सोच रही होगी। इस बात पर अब स्वाति कहती है, मुझे इसके बारे में नहीं पता आयशा, तुम खुद ही अनिका से इसके बारे में पूछ लेना। वैसे देखो, मैंने तुम्हें रेडी कर दिया है, अब फाइनली बताओ तुम कैसी लग रही हो। स्वाति की ये बात सुनते ही आयशा जब मिरर में खुद को देखती है तो देखने के बाद कहती है, ये ओवर ड्रेस्ड नहीं है। इस बात पर अब स्वाति कहती है, आज की मीटिंग के हिसाब से तो ये बिल्कुल भी ओवर ड्रेस्ड नहीं है, इवन ये बिल्कुल परफेक्ट है। सो यू लुक प्रीटी। अब चलें। स्वाति की इस बात पर आयशा हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर वो भी यहाँ पर फिर वो यहाँ पर स्वाति के साथ उसके रूम से बाहर निकल कर जाने लगती हैं कि तभी यहाँ पर रास्ते में अब स्वाति कहती है, क्या तुम अपने पापा से और रोहित से नाराज हो आयशा? स्वाति की इस बात पर अब आयशा कहती है, इस वक्त मुझे सच कहूँ स्वाति, सिर्फ धनंजय की नाराज़गी को दूर करना है, उसके बाद ही मैं किसी और चीज़ के बारे में सोच सकती हूँ, क्योंकि अभी मैं इन दोनों ही चीज़ों के बारे में नहीं सोच रही हूँ। ना इस वक्त मैं रोहित के बारे में सोच सकती हूँ और ना ही अपने पापा के बारे में। इस वक्त मेरा पूरा का पूरा फोकस बस धनंजय की नाराज़गी को दूर करने में होना चाहिए। इधर एक दूसरे से बातें करते हुए ही वो दोनों जैसे ही एलिवेटर के पास जाकर खड़ी होती हैं तो उनके सामने जैसे ही एलिवेटर ओपन होता है तो उनके सामने भी यहाँ पर आकांक्षा यानी कि किंग की स्टैचू खड़ी हुई थी। आकांक्षा को सामने देखकर अब स्वाति मल्होत्रा समझ चुकी थी कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। इससे पहले कि स्वाति मल्होत्रा कुछ भी आकांक्षा से कहती कि तभी आकांक्षा, जिसने अपने हाथ को पीछे किया हुआ था, वो अपने हाथ को आगे करते हुए ही कहती है, दिस फ्लावर्स स्पेशली फॉर बोथ ऑफ यू। आकांक्षा की ये बात सुनते ही आयशा, क्योंकि उसे अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, आयशा अब जल्दी से उन फूलों को लेकर आधा स्वाति को देते हुए कहती है, ये आपके लिए। यहाँ स्वाति जो कि अपने ही ख्यालों में थी, वो अभी भी सोच रही थी कि दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा अच्छी तरह से जानती थी कि अगर इस तरह से आकांक्षा यहाँ पर है तो वो जरूर कुछ ना कुछ करने के लिए ही तो आई है, क्योंकि स्वाति कई बार इन सब चीज़ों को देख चुकी थी, इसलिए उसने पहले ही भाप लिया था। लेकिन उससे पहले ही आयशा ने तो उन फ्लावर को यहाँ पर अपने हाथों में ले लिया था और कुछ स्वाति मल्होत्रा को भी दे दिया था। इधर यहाँ पर इन फूलों को हमें देने का मकसद कुछ और ही है। यहाँ स्वाति कुछ सोच पाती कि तभी उन फूलों की महक इतनी ज़्यादा थी कि उस महक से दोनों के ही नाक में जैसे ही वो महक जाती हैं तो वो दोनों ही उस महक से ही वहीं पर ही बेहोश हो जाती हैं। उन्हें ऐसे देखकर अब आकांक्षा कहती है, किंग योर वर्क इज डन। इधर इंडिया में भीमेश्वरी गांव में इधर अवंतिका और रोहित दोनों ही अब आमने सामने खड़े थे। दोनों के ही हाथ में तलवारें थी और उनकी तलवारबाजी अब यहाँ पर शुरू हो चुकी थी। इधर अपनी जगह पर बैठकर दोनों को ही रिया यहाँ पर चीयर कर रही थी। वो कभी अपनी ब्यूटीफुल लेडी को चीयर कर रही थी तो कभी वो अपने डैड को चीयर कर रही थी, क्योंकि अब उनका दोनों के साथ ही एक अच्छा बॉन्ड था। इधर अपने डैड को वो
हर बीता हुआ वक्त अब रिया की आंखों में अब दौड़ने लगता है। इधर जो हर बीता हुआ वक्त अब रिया के धड़कनों को भी बढ़ा रहा था। उसे इस वक्त के लिए भी वो एक पल के लिए भी अपनी पलकों को नहीं झपका पा रही थी, क्योंकि रिया भी चाहती थी कि इस तलवारबाजी में उसके डैड ही जीतें, ताकि वो एटलीस्ट एक दिन के लिए तो अपनी फैमिली से मिल पाए। कभी वो यहाँ पर अवंतिका रोहित के ऊपर भारी पड़ रही थी कि तभी रोहित अवंतिका के ऊपर। कुछ ही देर तक उनके बीच में यहाँ पर फाइट काफ़ी इंटेंस होती जा रही थी और इसी के साथ रिया की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी। कुछ ही देर के बाद रोहित ने भी यहाँ पर फाइनली अवंतिका को मात दे दी थी। उसने अवंतिका को हरा दिया था, क्योंकि रोहित को हर हाल में आज अपनी बेटी को एक दिन के लिए यहाँ से लेकर जाना था। तो वहीं अवंतिका को अपनी हार पर भी काफ़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि अवंतिका आज यहाँ पर रोहित से हारने के बाद भी जीत ही चुकी थी। इसलिए वो अपनी जगह पर खड़ी होकर कहती है, कहिए किंग, आप हमसे अपनी कौन सी बात मनवाना चाहते हैं? क्योंकि हम तलवारबाजी में आज आपसे हारे हैं, तो हम आपकी एक बात मानने के लिए तैयार हैं। अवंतिका की इस बात को सुनकर रोहित के चेहरे पर एक स्माइल थी और अब रोहित कहता है, मैंने यहाँ आकर ही आपसे पहले ही रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मुझे बस उसी रिक्वेस्ट को ही पूरा करवाना है। रोहित की ये बात सुनते ही अब अवंतिका रिया की तरफ देखती है और रिया की तरफ देखकर कहती है, क्या आपको अपने डैड के साथ जाना है? अवंतिका की इस बात को सुनने के बाद रिया कहती है, हाँ जाना है। रिया की ये बात सुनते ही अवंतिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब वो रोहित की तरफ फिर से देखकर कहती है, किंग, आप रिया को अपने साथ लेकर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, याद रहे कि 24 घंटे बाद आप रिया को हमारे पास खुद लेकर आएंगे। अवंतिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, ठीक है। और अब वो यहाँ पर रिया की तरफ चला जाता है। रिया के पास जाने के बाद अब रोहित कहता है, रिया, क्या तुम तैयार हो, चलें? अपने डैड की ये बात सुनते ही रिया अब रोहित से कहती है, डैड 1 मिनट। और ये कहते हुए ही रिया बहुत जल्दी से अवंतिका के पास जाती है और इससे पहले अवंतिका कुछ भी समझ पाती कि तभी रिया जल्दी से अवंतिका को एक हक करते हुए कहती है, आई मिस यू ब्यूटीफुल लेडी। इधर रिया की ये बात सुनते ही अवंतिका की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि अवंतिका का भी अब रिया के साथ एक बॉन्ड हो चुका था। इसलिए वो रिया को खुद से अलग करते हुए ही वो अब उसके फोरहेड पर एक किस करती है और अब वो रिया से कहती है, जब आप यहाँ पर आएंगेगा तो वहीं पर ही आइएगा जहाँ पर हम पहली बार मिले थे। अवंतिका की ये बात सुनते ही रिया अवंतिका को एक बार फिर से हाँ करती है और इसके बाद अब वो अपने डैड के पास जाकर खड़ी हो जाती है और अब अपने डैड के हाथ को पकड़कर कहती हैं, डैड चलें, नाउ आई एम रेडी। रिया की इस बात को सुनकर अब रोहित हाँ में अपने सिर को हिला देता है और अब वो अवंतिका के सामने जाकर अवंतिका के पाँव को छूने ही वाला था, क्योंकि रोहित को अच्छी तरह से पता था कि अवंतिका कौन है। वो रिश्तों के नाते उसके पाँव को छू रहा था कि तभी अवंतिका ने उसे पहले ही भाप लिया कि रोहित क्या करने वाला है। इसलिए अवंतिका रोहित को रोकते हुए ही कहती है, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, आप मेरे सामने इस तरह से मत झुकिएगा। रानी अवंतिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, आई रिस्पेक्ट योर थॉट। इस बात पर अब अवंतिका कहती है, थैंक यू सो मच। और ये सुनकर रोहित के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है और वो अब रिया को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तो यहाँ रिया जब अपने डैड के साथ आगे बढ़ रही थी तो वो अभी भी पीछे मुड़कर अपनी ब्यूटीफुल लेडी को अपने हाथ के इशारे से बाय बोलती है। तो वही अवंतिका भी अपने हाथ के इशारे से उन्हें बाय बोल रही थी और वो इन्हें बाय बोलते हुए वहाँ से जाने लगती है। इधर अवंतिका की आंखों में आज नमी थी, तो वहीं साथ के साथ उस नमी के साथ साथ उसके चेहरे पर भी एक स्माइल भी थी। इधर दूसरी तरफ दिल्ली में मारवा हाउस में भूमिका अपने रूम में बैठी हुई अपने ईमेल को ही पढ़ रही थी।
क्योंकि अवन यहाँ पर भूमिका को इंस्पेक्टर अब्बास ने उस फाइल को भूमिका को ईमेल कर चुके थे जिसे वो पढ़ रही थी और यहाँ वो अपने रूम में उस रिपोर्ट को पढ़ रही थी। भूमिका को इस बात का होश ही नहीं था कि कोई उसके रूम के दरवाजे को लगातार नॉक कर रहा है, क्योंकि वो इस फाइल को पढ़ने में ही कहीं खो गई थी। कुछ ही देर के बाद जब भूमिका अपने सेंस में आती है तो वो अब अपने फ़ोन को साइड में रखकर अब वो दरवाजे के पास जाकर उसे खोल देती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर दरवाजे के बाहर शिवराम खड़ा हुआ था। शिवराम को वहाँ पर देखकर अब भूमिका कहती है, क्या हुआ है अब यहाँ पर? भूमिका की इस बात पर अब शिवराम कहता है, मैडम वो आपको दादी माँ बुला रही हैं, इसलिए मैं बस आपको दादी माँ का मैसेज देने के लिए ही आया हुआ हूँ। अब यहाँ पर उसकी इस बात को सुनते ही भूमिका कहती है, मैं उनसे जाकर मिल लेती हूँ, उनसे कहना कि बस अभी आ रही हूँ। ये सुनते ही अब शिवराम भी वहाँ से जाने लगता है तो वहीं भूमिका अब अपने रूम से बाहर निकलकर अब अपनी दादी माँ के रूम की ही तरफ जाने लगती है, ये सोचकर कि आखिर दादी माँ उनसे क्या कहना चाहती हैं। इधर कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जैसे ही भूमिका अपनी दादी माँ के रूम के बाहर आती हैं तो वो उनके दरवाजे को नॉक करने लगती हैं। कुछ देर के बाद जब दरवाज़ा खुला तो सामने उनकी केयर टेकर लीला को देखकर भूमिका कहती हैं, क्या दादी माँ अंदर हैं? भूमिका की इस बात पर लीला कहती है, हाँ भूमिका मैडम वो अंदर ही हैं, इनफैक्ट वो तो आपका कब से इंतज़ार कर रही हैं। लीला की ये बात सुनते ही भूमिका अब रूम के अंदर आ जाती है और अंदर आने के बाद अब वो सीधा ही कहती हैं, दादी माँ आपने हमें बुलाया? भूमिका की इस बात पर अब सुहासिनी मारवा कहती है, हाँ भूमिका आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। दादी माँ की ये बात सुनते ही अब भूमिका कहती हैं, हाँ बोलिए दादी माँ, क्या बात करनी है आपको हमसे? भूमिका की इस बात पर अब सुहासिनी मारवा कहती है, अपने भाई रोहित से बात करो और हाँ उसे याद दिलाओ कि वो मारवा खानदान का बेटा है, उसकी यहाँ के प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या वो अपने छोटे भाई के इतने अच्छे दिन को खराब करना चाहता है? हाँ उसे कहो कि उसके भाई की शादी है और मैं चाहती हूँ कि वो उसकी शादी में यहाँ पर आए।